शिवम त्यागी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब शुभेंदु अधिकारी को इतना यू टर्न क्यों लेना पड़ गया अपने बयान पर? नहीं चित्रा जी, यू टर्न का कोई विषय नहीं है। उन्होंने आकर साफ साफ कहा कि मेरे बयान को जो है तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और विषय साफ है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में विश्वास करते हैं और उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। और ये नारा जहां तक है ये हार जीत से परे है, ना हार का विषय है ना जीत का विषय है। और 2014 से आज हम 24 में हैं और तीसरी बार सरकार में आए हैं। कोई पूरे देश की अगर हम बात करें, कोई भी एक ऐसी सोशल वेलफेयर की स्कीम होगी नहीं। अगर हमने 4 करोड़ पक्के मकान दिए तो सलमान को ना मिला हो, शिवम को मिल गया हो, नहीं बता सकता। हमने अगर 30 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए, कोई वहां पर सलमान को मिल गया हो, शिवम को ना मिला हो, या शिवम को मिल गया हो सलमान को ना मिला हो, कोई नहीं बता सकता। अगर आयुष्मान की बात करें, अगर कोई भी जो केंद्रीय या फिर राज्य की जितनी भी नीतियां रही उसमें कहीं पर भी किसी को भी एक सिंगल एग्जाम्पल भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें हमने कोई तुष्टीकरण की राजनीति की हो, किसी मुसलमान को छोड़ दिया हो, किसी हिंदू को ले लिया हो। उल्टा ये तो ये हो गया कि उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पोस्टपोल हिंसा में जो स्थितियां रही है ये देश ने देखी है। किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया ये देश ने देखा है। किस तरीके से हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया गया है देश ने देखा है। किस तरीके से रामनवमी के लिए हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा ये देश ने देखा है। किस तरीके से हिंदुओं का अगर जो है दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ में पड़ गई तो ये कह दिया गया कि दुर्गा पूजा के लिए बाद में आप चीजों को कर लीजिएगा, एक दिन आगे बढ़ा लीजिएगा। इस तरह की स्थितियां बनी है देश ने देखा है। तो जब इतना हिंदू आप कर ही रहे हैं तो फिर यू टर्न बयान पर लेने की क्या जरूरत थी? फिर उन्होंने जो बयान दिया था लोगों के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के सम्मुख, तो फिर उसमें तो सही बोला था अगर आपके बयान को आधार माना जाए। अब बार बार जितना हिंदू हिंदू गिना रहे हैं वही बातें तो वो भी करते हुए नजर आ रहे थे। विश्वास डगमगा गया है वोट नहीं मिला तो नहीं, क्योंकि ये दूसरी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि राज्य में जो हुआ है उस सच्चाई को कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप ही के चैनल ने वो रिपोर्ट किया है। अगर पोस्ट पोल हिंसा हुई है तो देश के पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया है। अगर हिंदुओं के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया है, लोगों को माइग्रेट करके दूसरे राज्य में जाना पड़ा है, और जगदीप धनखड़ जी अभी जो उपराष्ट्रपति है उनकी वो तस्वीरें देश ने देखी है जिसमें महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं बच्चों के साथ। ये विपक्षियों ने किया है। हमारी तो एक भी नीति में एक भी व्यक्ति देश में किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आया हो वो छूटा ही नहीं, ना छूट सकता। वो हमारा कमिटमेंट है। अगर इस देश को आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन जिस तरीके से एक और सवाल का जवाब दे रहे हैं उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है शिवम त्यागी जी, मेरा ये सवाल है कि इतना विकास, इतना विश्वास, सब कुछ करते हैं, सबका प्रयास, लेकिन उसके बावजूद जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का, वो आज तक जब से बीजेपी बनी है कभी भी मुसलमानों का वोट शेयर 10% को क्रॉस नहीं किया है। वो कभी 5 रहता है, कभी 7 रहता है, कभी 6 रहता है। तो कहीं तो कमी है ना शिवम त्यागी जी? मुसलमान वोट नहीं करते हैं बीजेपी को, इस तरह का परसेप्शन है, और बीजेपी को चाहिए भी नहीं। आपके बड़े नेताओं के बयान है इस तरह के। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी नीतियां हैं वो व्यापक हैं, वो देश के लिए है, देश के हर एक नागरिक के लिए है, देश के हर एक व्यक्ति के लिए है, बिना किसी भेदभाव। वोट का जहां तक विषय है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष काम करता है, जिस तरीके से उनको डराता है, जिस तरीके से उनको भरमाता है, वो चीजें कहीं ना कहीं साबित करती है कि हाँ, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाए। लेकिन बावजूद उसके अगर हम बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 8% वोट मिला, 2024 में भी हमें 7% वोट मिला, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो आएंगे। लेकिन ये एक सच्चाई है कि हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह का भेदभाव किसी सलमान के साथ नहीं किया गया। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जो शिवम के साथ शिवम को फायदा दिया गया हो, सलमान को ना दिया गया। तौसीफ खान जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब बंगाल में राजनीतिक हिंसा की क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। देश भर से जिस तरह के रिएक्शन आते हैं या जो तस्वीरें बंगाल से आती हैं वो सभी को स्तब्ध करती हैं। मेरा ये सवाल है, बीजेपी की ओर से कहा गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों को लेकर तो टीएमसी करती है, और जो उपचुनाव हुआ है उसमें हिंदुओं को घरों से निकलने ही नहीं दिया गया। कई ऐसे जो मतदाता थे उनके बयान भी सामने आए थे जिनको लेकर बीजेपी के नेता सामने आए थे। तो फिर बीजेपी पर यह आरोप क्यों, तौसीफ खान जी? और अब तो शुभेंदु अधिकारी भी बोल रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री का जो नारा है हम सब उसके साथ खड़े हैं। देखिए चित्रा जी, ये सच्चाई है बीजेपी की कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू वोट और अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है। इसका सबूत यह है कि इन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स को एमपी के इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स दिए सबके सब हिंदू, ये वही कैंडिडेट मुसलमान को क्यों नहीं दिए? आज के डेट में एक लोकसभा एमपी बता दीजिए,
एक राज्यसभा एमपी बता दीजिए जो बीजेपी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। ये टीवी में तो कहकर बैठ करके कहते हैं कि हम देश का उन्नति चाहते हैं, पर इन्हें इतनी सी बुद्धि नहीं कि ये इलॉजिकल बात कहते या फिर जानबूझ के छुपाना चाहते कि देश का 30% पॉपुलेशन जिसको आप इग्नोर करोगे, जिसको आप पीछे छोड़ दोगे, जिसको आप हटा के रखोगे मेन स्ट्रीम से, तो फिर देश का उन्नति कैसे होगा? देश का हिस्सा है ये 30% पॉपुलेशन। आप इनको गैस चैम्बर में भर के जान से मार नहीं सकते, ये चुप नहीं बैठेंगे। कौन गैस चैम्बर में भर रहा है? देश का उन्नति करेंगे, देश का उन्नति 30% में हटा करके आप कैसे करोगे? गैस चैम्बर में कौन भर रहा है? आप 30% में के लोगों को हटा करके आप कैसे करोगे देश का उन्नति? अगर आप देश के उन्नति के लिए 30% रिप्रेजेंटेटिव अगर आप नहीं लाओगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाओगे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आप कैसे करोगे देश का उन्नति? वो तो कहते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है, वो जीतते नहीं है, झूठ है। तो जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है। तौसीफ खान जी, चित्रा जी, ये तो कहने की बातें हैं। अगर आप शुरुआत में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे विकास के नाम पे, तो उस वक्त में इक्का दुक्का मुस्लिम चेहरा था। शहनवाज जी थे और भी नकवी जी थे। अभी कोई नहीं है। शुरू में तो कोई मंत्री भी था, अभी कोई नहीं है। माइनॉरिटी मिनिस्टर भी नहीं है। रहने दीजिए, ये क्या सरकार चलाते हैं? ये सरकार जो है इंक्लूसिव सरकार कहाँ है? माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, मदरसा के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमानों के पीछे पड़े हुए, और अभी कहते हैं आज जब उनकी पोल खोल दी गई, जब उनके मंत्री ने कह दिया हमें माइनॉरिटी मोर्चा नहीं चाहिए, शुभेंदु अधिकारी उनके बीजेपी के बड़े नेता है, और आज वो यूटर्न कर रहे हैं। यूटर्न करने के बयान से क्या भाई, प्रधानमंत्री कहते सबका साथ सबका विकास, तो बंगाल में ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ नहीं है। मैं आ रही हूँ, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो खराब प्रदर्शन किया है, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। हमारी आशा के हिसाब से नहीं आए हैं नतीजे, नैतिक जिम्मेदारी उनकी ओर से ली गई है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री से भी तकरीबन 1 घंटे की आज उनकी मुलाकात हुई है। अब हार की जिम्मेदारी लेते हुए अगला कदम उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी 62 से सीधे 33 सीटों पर आ जाती है। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी आ जाती है 37 सीटों के साथ, 80 लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में। तो इस वजह से पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं अमित शाह। बड़ी खबर ये भी आ रही है, एक एक करके आपको बताते चले कि लगातार यहां पर तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। हमारी आशा के हिसाब से नतीजे नहीं आए हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। अब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्या वो अपने पद पर बने रहेंगे, या फिर वो इस्तीफे की पेशकश करेंगे, या फिर उनका कदम कुछ और होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। मुझे लग रहा है हमारे संवाददाता अगर कोई जुड़े तो इस बारे में उनसे हम जानकारी ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। आपको बताते चले, आज ही यूपी बीजेपी चीफ ने जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है लोक कल्याण मार्ग पर, और अब अमित शाह पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर छिड़ा हुआ है। आखिर 80 सदस्यीय लोकसभा में जब राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, वहां पर विकास के तमाम कामकाज भी कराए गए, तो फिर वहां पर बुरा प्रदर्शन क्यों हुआ? और तो और वाराणसी में भी जिस बड़े अंतर से जीत की बात लगातार बीजेपी की ओर से कही जाती थी प्रधानमंत्री के लिए, वो जीत का अंतर कम क्यों रहा? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, लेकिन अभी तक सवालों के जवाब मिले नहीं है। अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो फिर कोई सरकार और संगठन की बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब इस मुलाकात के जरिए क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक बार फिर से लौटते हैं आज की बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल में जो बयान शुभेंदु अधिकारी की ओर से दिया गया, और उसके बाद पूरी तरह से उन्होंने यू टर्न कर लिया, क्योंकि वो बयान प्रधानमंत्री का था। लेकिन उनकी ओर से जो बातें कही गई, बीजेपी का एक बड़ा वर्ग इस बात को दबी जुबान में स्वीकारता है कि मुस्लिम मतदाता उनको वोट नहीं करते, और इसी वजह से बहुत सारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं देना चाहिए। इस तरह का एक परसेप्शन बना रहता है। शिवम जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ 2 और मेहमान हैं, जल्दी जल्दी उनकी टिप्पणी। संगीत रागी जी, तो जब ये बात है तो फिर यू टर्न करने की क्या जरूरत थी? अपने बयान पर बने रहते शुभेंदु अधिकारी, आप लोग भी तो यही मानते हैं। देखिए चित्रा जी, शुभेंदु अधिकारी डिलेमा में है। हाँ। सच्चाई वो जानते हैं कि इस देश में वोट जिहाद हुआ है। सच्चाई ये है कि मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब जगह वोट किया है। पूरे देश में उनका एक ही था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मदरसा और मस्जिदों से एक आह्वान था कि वोट जिहाद का मामला होना चाहिए।
जो दिल्ली की सत्ता है उसे हराना चाहिए, और यही हुआ है। अब शुभेंदु अधिकारी को यह बात पता है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो स्वाभाविक है कि चूंकि वो सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश का, इसलिए इस बात को वो खारिज नहीं कर सकते हैं। तो इस देश मतलब का शब्दों का चयन अगर किसी और नजरिए से वो किए होते तो बात अलग होती। आप ये कह रहे हैं, पार्टी अभी तक क्लियर नहीं है कि उसको क्या करना है। हाँ, मतलब शब्दों का चयन इस लाइन के अलावा कुछ और कहा होता तो स्थिति अलग होती। हाँ, देखिए, भारतीय जनता, मुस्लिमों को क्या करना है इस देश में वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हिंदुओं को खास करके, ये समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना है। इतनी क्लैरिटी तो मुझे है। दूसरी बात मैं बहुत साफ साफ कह दूं, ये जो आता है ना आंकड़ा कि 6% वोट कर दिया, 8% वोट कर दिया, ये सारे आंकड़े वाहियात हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम मतदाता कभी भी वोट नहीं करता है। अपवादों को छोड़ दीजिए, नियम के तौर पर नहीं वोट करता है। अभी तो मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने और बहुत कुछ किया था, इसके बावजूद भी नहीं हुआ। जिस गांव में सभी को घर दिया गया, सभी को उज्ज्वला योजना से, वो भी गांव में मुसलमानों का एक भी वोट नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी घृणा है। और वो घृणा किस कारण से है? तो मस्जिदों के अंदर से है। इस्लामिक तकरीर के द्वारा उनको इस प्रकार के घृणा के बीजारोपण किए जाते हैं। तीसरी बात मैं बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहता हूं, आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक कहावत है, निश्चित मतदाता को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ जाएंगे तो अनिश्चित तो अनिश्चित है ही, निश्चित भी आपका नष्ट हो जाएगा। यदि आपने ये तय कर लिया है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको, मुसलमानों को आप उनको बेनिफिशियरी नहीं बनाइए, बिल्कुल बनाइए। लेकिन यदि आप उनको ये समझते हैं कि मुसलमानों को आप बेनिफिशियरी बना के उनका वोट ले लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। ट्रिपल तलाक से फायदा किसको हुआ था? मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ था। लगता था कि एक 50% की आबादी जिनमें बहु बेटियां थीं, जिनकी जिंदगी को अच्छा रूपांतरण मिला था, ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली थी, क्या वो वोट देने भारतीय जनता पार्टी को आई? नहीं आई हैं। जहां जहां मुस्लिम मतदाता रहा है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर तय करना है कि वो जो शुभेंदु अधिकारी कह करके मुकर गए उसके साथ रहना है। हाँ। या जो सच्चाई ये है कि मुस्लिम मतदाता वोट नहीं करना है, मुझे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को कैसे करना है, इस बात की ओर ध्यान देना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल के अंदर जो है वो बंगाल के अंदर जो है मुस्लिम मतदाता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, वोट जिहाद की ओपन कॉल की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 में तो बीजेपी को 18 सीटें मिली थी ना 42 में से। उसको काउंटर किया जाना चाहिए। इस बार सीटें 12 हो गई हैं, तो फिर आप आरोप मत दीजिए। गजब की पॉलिटिक्स है। संगीत रागी जी, आपकी भी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन तौसीफ खान साहब, मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी बहुत किया था, ठीक है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया था, ठीक है, ये बहुत साफ साफ ये पता लगता है। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, दरअसल इस तरह का परसेप्शन बनता है कि बीजेपी तो मुस्लिम मतदाताओं के लिए बहुत सारे काम करती है, उनको घर देने का काम किया गया, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो, जो हिंदू वोटर्स को देती है वही मुसलमानों को भी देती है। लेकिन विपक्षी दल इस तरह का भ्रम फैलाते हैं मुस्लिम मतदाताओं में कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए खराब है, इसी वजह से वो नजदीक नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति है क्या? और उसमें आपकी भी पार्टी पर इस तरह के आरोप दानिश जी बार बार लगते रहे हैं। देखिए, दो बात मैं आपको बताऊंगा चित्रा जी। सबसे पहली बात तो ये है कि शुभेंदु जी ने जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल डिट्टो वही बोला है जो मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव के दौर में कहा था। क्या कहा था उन्होंने कि बहनों के गलों से मंगलसूत्र किनको चला जाएगा। तो ये मानसिकता और ये मेंटालिटी भारतीय जनता पार्टी की रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ नया नहीं कह दिया। बात ये है कि अब वो स्टेटमेंट जो है वो उनका पब्लिक में आ गया। अभी तक उनके दिलों में जो है वो तो आपके सामने है। हमने अभी 2 दिन पहले कोल्हापुर की एक मस्जिद ढा दी गई, हमने देखा। अभी यूपी में इन्होंने यूएपीए लगा दिया फलस्तीन के नारे को लेकर के, लेकिन वहां अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई। तो ये चीजें आपके सामने रह गई। बात कि
कि आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुसलमानों को भी बेनिफिशियरी दिया गया और उनको भी दिया। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी न्यूट्रलिटी के साथ में काम करने की होती है और ये कोई एहसान नहीं किया। देखिए, अब से पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी अपनी कोशिशें की, किसी की कोशिशें कम हुई होंगी, किसी की कोशिशें। देखिए, इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए आप। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। देखिए, आपके पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे होंगे, वो आपके पहले के भी जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की होंगी। ये बात और है कि परसेंटेज उसमें कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपका ये कहना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वक्त में मुसलमानों को बेनिफिट मिला या और किसी को नहीं मिला, ये बात गलत नहीं है। और सुन लीजिए, ये बात गलत है। अब रह गई बात कि इसके बाद के भी कोई प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका काम भी यही है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिन लोगों की जरूरत है, उन जरूरतों को समझेगी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो। ये बात कहना कि भाई हमने दिया और आपने वोट नहीं दिया, तो आप याद रखिए, जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी योजना है, आपके वोट का आधार ऐसा नहीं हो सकता कि हमने दिया इसलिए आप हमें वोट दीजिए। ऐसा नहीं है। सरकार चुनने का काम अवाम का है और बेनिफिट देना काम सरकार का है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप ये समझते हैं कि भाई हमारी ये बबोती है, तो ऐसा नहीं चलेगा। असंवैधानिक बयान था क्या? हालांकि बाद में यू टर्न जरूर उनकी ओर से ले लिया गया है। शिवम जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले हेमंता विश्व शर्मा ने जनसंख्या में जो बदलाव हुआ है 1951 से लेकर अब तक, उस पर बयान दिया था। मैं लौटी हूं शिवम जी, लेकिन उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या बयान दिया है असम के मुख्यमंत्री ने, एक बार सुनते हैं। मोदी जी का जो नीति होगा देश के भले के लिए होगा और देश का पूरा जनता का भले के लिए होगा। अधिकारी जी के बयान पे कुछ कहेंगे? देखिए, अधिकारी जी का मन में दुख है, थोड़ा हताशा है कि भाई देखो, आपका घर में प्रधानमंत्री आवास योजना का भी घर हुआ है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी हुआ है, आपका घर में आपको शौचालय भी मिल चुका है, पानी का नल भी मिल चुका है, फिर आप प्रश्न करता है मोदी जी का 1.5 लाख रुपया कहाँ गया। तो दिल में दुख होते हैं, तो दुख का कारण बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें देश तो संविधान का हिसाब से ही चलाना है।